नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिटिस। कई दिनों के अंतराल के बाद आज हम और अजीत द्विवेदी जी फिर से मिल रहे हैं। मैं दिल्ली में हूं और अजीत द्विवेदी जी बिहार गए हुए हैं अपने गांव मोतिहारी, और मैं उदयपुर में था। आ, कल दिल्ली आया तो इस संवाद को फिर से शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे दर्शक कह रहे थे क्यों आप लोगों ने विराम दे दिया, लेकिन कभी कभी थकान इतनी होती है, जरूरत हो जाती है। तो अजीत जी, आप बिहार में हैं, बिहार की सरगर्मी को समझ रहे हैं और बिहार के लोगों से आपकी बातचीत भी हुई है। लोकसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे आए, यह खबर तेज हो गई कि नीतीश कुमार बहुत जल्द बिहार विधानसभा का चुनाव चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे, नालंदा विश्वविद्यालय गए थे और वहां नीतीश कुमार भी थे। दोनों करीब ही बैठे थे, लेकिन आज भी हमने नोटिस किया कि नीतीश कुमार की एक्टिविटी कुछ अनयूजुअल है। जैसे हाथ बिल्कुल ऐसे ऐसे करते रहना, पैर बिल्कुल हिलते डुलते रहना। खैर चलिए, तो खैर राजनीतिक बातें। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है, दिल्ली में हम बैठे हैं, बिहार में आप बैठे हैं, कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, माफ करें। क्योंकि देखिए, स्थितियां और परिस्थितियां बदल गई। चुनाव तो अगले साल 2025 में नवंबर में तय है, यदि समय पर चुनाव की बात हो तो। लेकिन नीतीश कुमार ने यह समझा और 2020 से इस बात की टीस उन्हें है कि वे नंबर 3 की पार्टी। और जब 2020 में चुनाव हुआ तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। इस तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने जैसे बीजेपी ने कृपा कर दी, लेकिन बगैर नीतीश कुमार सरकार की काम बन रही थी। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तो न तो नीतीश कुमार बड़े भाई हैं और न बीजेपी बड़े भाई हैं। यदि आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो नीतीश कुमार ही बड़े भाई बन गए, क्योंकि 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी लोकसभा चुनाव, 12 सीटों पर जीत हासिल, और 16 सीटों पर जेडीयू ने लड़ा और 12 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ। तो माइक्रो एनालिसिस में तो नीतीश कुमार ही बड़े हो गए। और अभी से कुछ देर में पहले हिसाब किताब जोड़ रहा था, उसकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे कि अधिक मतों से कौन जीता है। तो अधिक मतों से जीतने वाली पार्टी भी जेडीयू ही है। तो ऐसे में बीजेपी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार तो शिखर पर पहुंच गए, और यदि नीतीश कुमार की इच्छा के मुताबिक आज हम चुनाव कराते, पहले तो मन में क्या क्या सोच रखा था कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, नीतीश कुमार की कुर्सी हिलेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन अब तो नीतीश कुमार फिर से, बिहार की जनता उनके साथ, और दिल्ली की कुर्सी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी नीतीश कुमार के सहारे। और बीजेपी को इस बात का भी डर है कि यदि अभी हमने विधानसभा चुनाव का रार छेड़ा तो एनडीए के भीतर ही खटपट शुरू हो जाएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों के तालमेल को लेकर। और एक बात और नोटिस करने की है कि यदि लोकसभा चुनाव के नतीजों को हम पढ़ते हैं तो यह महसूस होता है कि चाहे एनडीए हो चाहे आरजेडी हो, दोनों का इंडिया ब्लॉक हो, दोनों का वोट बैंक प्रभावित हुआ है, बढ़ा है, घटा है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों के वोट बैंक में दरार दिखा है। चाहे नीतीश कुमार के साथ रहने वाले कुशवाहा छिटके हों या फिर बीजेपी के साथ रहने वाले भूमिहार यहां वहां छिटक गए हों, ब्राह्मणों ने भी अपनी जाति देख ली हो, कैसे सुशील कुमार सिंह चुनाव हार गए, कैसे आरके सिंह चुनाव हार गए, ये तमाम बातें नोटिस की गई है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि नीतीश कुमार तैयार हैं, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। आप क्या समझ पा रहे हैं अजीत जी? देखिए, ये हम लोग पहले भी कई बार हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि नीतीश कुमार की बड़ी इच्छा है, उनकी दिली तमन्ना है कि चुनाव जल्दी हो जाए, विधानसभा का चुनाव हो और वो अपने 43 सीटों वाले टैग से मुक्त हों। हालांकि अब ये बीजेपी के लोगों ने कहना बंद कर दिया है कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, या कम सीटें होने के बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमारी कृपा से वो मुख्यमंत्री बने, ये सारी बातें अब बंद हो गई। तो वो एक लेवल पर नीतीश कुमार के लिए वो सेटिस्फैक्टरी हो सकता है, पूरी जेडीयू के लिए एक उनको अब वो हीन भावना नहीं होगी जो पहले कॉम्प्लेक्स था कि देखिए 43 ही जीते थे,
बाई इलेक्शन जीत करके 45 हुए हैं और बीजेपी 80 सीट की पार्टी हो गई है, 75 77 सीट की पार्टी हो गई है, तो उसकी कृपा से बने हुए हैं और जी उसी की कृपा पर आश्रित है। इसी इसी कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए नीतीश कुमार एक बार उधर भी गए, आरजेडी के साथ भी गए, लेकिन बिल्कुल वहां भी वही कॉम्प्लेक्स, वहां भी 80 सीट की पार्टी है आरजेडी और आप उससे आधी सीट की पार्टी है, तो वो जी कॉम्प्लेक्स वहां भी था। फिर हम्म एक बहुत सोचा समझा ये डिसीजन था जो आपने जिसको एलोबरेट किया कि वो एनडीए के साथ आए और अब कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं रह गया। बिल्कुल अब अगर बीजेपी के लोग किसी दिन गलती से भी कहें कि नीतीश कुमार हमारी कृपा से बने हैं, तो जेडीयू वाले कह सकते हैं कि मोदी जी हमारी कृपा से बने हैं, हमने बिल्कुल समर्थन देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। तो अब जी तराजू पर पलड़ा बराबर हो गया है, बैलेंस हो गया है। अगर आपने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया हुआ है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका बनाया हुआ है। जी इसमें अपर हैंड नीतीश कुमार का इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार के पास हमेशा ये ऑप्शन है कि वो आरजेडी के साथ भी जाकर के सरकार बना सकते हैं और वो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक को भी समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जी ब्लॉक बिल्कुल उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, उन्हीं का बेबी, जी मतलब यही कहेंगे ना कि है, उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो नहीं वो ये कहीं भी आम परसेप्शन है ऐसी अजीत जी। ऑप्शन। मैं अजीत जी आम परसेप्शन है। मैं अभी राजस्थान में था, उदयपुर में था, तो लोगों ने कहा, मैं फतेह सागर लेक गया था, लोगों ने कहा कि यदि आपका प्रदेश नहीं होता, नीतीश कुमार नहीं होते, तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग कह रहे थे कि देखिए देखिए बिहार है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि अब सभी को पता है कि यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में रहते तो बिहार में 35 सीटें इंडिया ब्लॉक को प्राप्त होती और 5 की संख्या में ही बीजेपी वाले, एनडीए वाले सिमट जाते। इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में भी हो रही देखिए हम जिस दिन दिल्ली से चले यहाँ बिहार है। आए, उसके एक दिन पहले संडे को हम एक डिनर में थे। अधिकारी अपने सेवा से रिटायर हुए थे और उनके सम्मान में एक डिनर था। अधिकारी जी महाराष्ट्र के थे और जी उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश की है। हम्म, दोनों सिविल सर्वेंट है, दोनों, अभी पत्नी की तो सर्विस है। उन दोनों ने हमको देखते ही कहा कि आपके स्टेट ने धोखा दिया। आपके हम स्टेट दोनों में के हम दोनों के स्टेट ने देश हित में काम किया है, मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने देश हित में काम किया है, जी आपके स्टेट ने नहीं काम किया। तो हमने कहा कि देखिए हमारे स्टेट में जो कमी थी उसको इन लोगों ने दुरुस्त कर लिया, महाराष्ट्र में नहीं ठीक कर पाए। अब जी जिस तरह से चिरौरी बिनती करके कहें या जैसे भी हो, नीतीश कुमार की सारी शर्तें मान करके बीजेपी जैसे उनको अपने खेमे में ले आई, अगर उसी तरह बिल्कुल से उद्धव ठाकरे को भी ले आए रहते महाराष्ट्र में, तो वहां भी खेला बदल हो जाता, वहां भी सब तस्वीर बदल जाती। जी वहां नहीं हो सका, ये यहाँ हो गया। तो ये नीतीश कुमार की ताकत है, नीतीश कुमार की ये हस्ती अब बन गई है लोकसभा चुनाव के बाद। और ये सब लोगों ने देखा कि वो किस तरह से जो है उनके वोट के सहारे, ये बाद में आपने चर्चा भी किया वोट के बाद की, अब जो कैलकुलेट कर रहे हैं वोट के बाद जो प्रत्याशी लोग, तो सबकी उम्मीद इस बात पर है कि नीतीश कुमार का अत्यंत पिछड़ा और वो महादलित और महिलाएं वोट दी है कि बिल्कुल नहीं। तो वो तो बिल्कुल अब स्टैब्लिश हो गया कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक है और आज भी नीतीश कुमार के प्रति एक सद्भाव है। जी अब जो आप चुनाव की बात हम लोग कह रहे हैं, दोनों की दो चिंताएं, नीतीश कुमार की कि उनकी पार्टी की चिंता ज्यादा बड़ी है। बड़ी इसलिए जो आपने मार्क किया कि अनयूजुअल बिहेवियर है नीतीश कुमार का, उनका एक्शन हो, उनके ये हाथों का एक्शन हो उनका, या दूसरे आज भी मंत्रियों के सिर टकरा रहे थे वो, तो बिल्कुल इस तरह की बातों से एक धारणा जनता के बीच में बन रही। जैसे हम मोतिहारी में जिन लोगों से बात हो रही है या हवाई जहाज में जिन लोगों से बात हुई, पटना में जो मुलाकातें हुई, सबका ये कहना था कि उनकी सेहत डिटोरिएट कर रही है नीतीश कुमार की। जी उससे दिक्कत नहीं है, उम्र उनकी हो गई है और हम सब देख रहे हैं, हम सबके घर में बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई तो सेहत खराब होती है, उससे लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि उनकी सेहत खराब होने की बात जनता के बीच में पहुंचेगी तो जनता पूछेगी ना कि उनकी जगह कौन लेगा। बिल्कुल अब ये चीजें तय हो जाए कि अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे और तब और उत्तराधिकारी तय नहीं हो, तब तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी नुकसान होगा और बीजेपी को भी नुकसान होगा। जी आप देखिए ये कितना बड़ा नुकसान किया जो अरविंद केजरीवाल ने ये डायलॉग बोला कि नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं प्रधानमंत्री का पद मांग रहे हैं, वो अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री का पद मांग रहे हैं। जी और वो नुकसान किया उत्तर प्रदेश में। बहुत ज्यादा लोगों को लगा कि अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो हम दूसरे के लिए क्यों वोट करें, ये भी एक बिल्कुल फैक्टर था। हम्म, अब ये यहाँ हो जाए कि उनकी सेहत डिटोरिएट हो गई और वो अब उनका उत्तराधिकारी तय नहीं है, तो हो सकता है कि उनका वोट बिखरे। तो जेडीयू की चिंता है कि किसी तरह से नीतीश कुमार जब तक स्वस्थ दिख रहे हैं, चल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, तब तक चुनाव हो जाए। जी और फिर उसमें फायदा हो जाएगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर उनके सक्रिय रहते, उनके फैसलों के रोशनी में चुनाव हो जाए तो जेडीयू को अच्छा खासा वोट, जो उनका वोट बैंक है वो उनको फिर से वोट कर देगा और उसका फायदा बिल्कुल बीजेपी को मिल जाएगा।
ये एक फार साइटेड है, ये दूरदृष्टि है जेडीयू के नेताओं की। बीजेपी इस दूरदृष्टि से नहीं सोच रही है। बीजेपी सोच रही है, तात्कालिक नजरिए से देख रही है कि अगर तत्काल अभी चुनाव दे देंगे, करा दें, तो अभी तो एक तमाम कॉम्प्लेक्स दूर होने के बावजूद भी ये तो है ही ना कि बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी सबसे बड़ी, बीजेपी दूसरी, और उसे आधी सीटों पर नीतीश कुमार है, 45 सीट पर नीतीश कुमार है। ये स्थिति बदल जाएगी, स्थिति बदलने में देर नहीं लगेगी। और जो स्ट्राइक रेट है, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि अलायंस पार्टनर से बेटर स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का हुआ है। कभी हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमेशा स्ट्राइक रेट सहयोगी पार्टी का बेटर होता है, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो। इस बार नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बेटर है, और वो इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार पर जितने हमले हुए हैं उससे एक सहानुभूति भी उनके प्रति बनी है जी, और उसका एक फायदा उनको हुआ है। तो वो सहानुभूति अभी भी कायम है। रोजगार का जितना भी चर्चा की हो, रोजगार की, तेजस्वी यादव ने, लोगों में एक धारणा है कि नीतीश कुमार ने नौकरी दी है, और आगे भी उन्होंने वादा किया है नौकरी देने का। तो नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं, उनका वोट बढ़ जाएगा, उनका स्ट्राइक रेट बेटर हो जाएगा। किसी तरह से, जो अभी आपने कहा, हम लोग सीट बंटवारे पर आगे बात करेंगे दूसरे आगे उसमें, लेकिन उसमें कितनी भी सीट मिले, स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का बेटर हो जाएगा। और वो फिर अगर 65-70 सीटों की पार्टी हो गई, जैसे अभी भी हम एक आंकड़ा देख रहे थे कि जो बढ़त है, 16 सीटों पर लड़के 74 विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार को बढ़त है। बिल्कुल बिल्कुल 74 विधानसभा पर बढ़त है। बीजेपी 17 सीट लड़ी है और उसको सिर्फ 68 सीटों पर बढ़त है। मतलब एक कम लड़के और 6 विधानसभा सीटों पर ज्यादा बढ़त है नीतीश कुमार को। इसका मतलब उनका स्ट्राइक रेट न सिर्फ लोकसभा में बढ़िया है, बल्कि विधानसभा में भी बहुत अच्छा हो सकता है। अभी तो नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगा जा रहा था, जब नीतीश कुमार के लिए मांगा जाएगा तो उनको हो सकता है कि इसी अनुपात में सीटें लड़े तो उनको 74 से ज्यादा विधानसभा सीटें आ जाए। तो बीजेपी को ये चिंता है कि फिर उनकी निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बीजेपी की निर्भरता उनके ऊपर बढ़ जाएगी। बीजेपी फिर से वापस पिछलग्गू पार्टी बन जाएगी, जो वो 2010 के पहले तक थी। देखिए 2009-10 की बात हम लोगों ने कितनी बार की है, 25 सीटों पर 2009 में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी जेडीयू, और बीजेपी सिर्फ 15 सीट पर लड़ी थी। 15 में 12 जीते थे और वो 25 में 20 जीते थे। तो उस समय तक बड़े भाई की भूमिका में थी। लोक विधानसभा चुनाव भी 143 सीट लड़ी बीजेपी, जेडीयू माफ करिएगा। तो 10 तक की जो स्थिति थी, वो स्थिति 24 में आकर के रिवर्स होने लगी कि लोकसभा में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बढ़िया है, विधानसभा में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाए, वो ज्यादा सीटें जीत जाए। तो बीजेपी इस वजह से इस बात को अभी चुनाव को टालना चाह रही। देखिए उसमें कोई मिस्टीरियस चीज भी हो सकती है, कोई एक और भी संकट है ना अजीत जी, एक और भी संकट है ना कि जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होने हैं, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये तीनों ही ऐसे कठिन प्रदेश हैं जहां बीजेपी को बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला करना है। और यदि इन तीनों प्रदेशों के चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ता है या बीजेपी पीछे चली जाती है, तो केंद्र की सरकार पर भी सवाल पैदा होगा। और आपने देखा ही कि झारखंड में कितने बड़े बड़े महायोद्धा को शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। एक शिवराज सिंह चौहान प्रभारी बने और दूसरे हेमंत बिश्व शर्मा सह प्रभारी बने। तो बीजेपी को यह भी लग रहा है कि 3 तो ऐसे ही फंसा है, और चौथे में हम, और जो आपने कहा कि कहीं वहां भी हम पिछलग्गू न बन जाए, क्योंकि तो एनालिसिस तो हो जाएगा, यदि सीटें जेडीयू की अधिक हो गई तो लोग कहेंगे कि भाई बीजेपी तो अब दिखती नहीं है, बीजेपी तो नीतीश कुमार के सहारे है। यही बीजेपी को एक्सपोज होने का डर है। अभी तो सबसे बड़ी पार्टी हो गए, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गए, और ये लोग इस बात को दबा जाते हैं कि वो चिराग पासवान के भरोसे हो गए, उस दाव से हो गए, ऐसे तो नहीं हो गए थे। तो अब वो एक्सपोज हो जाएंगे। अभी जो कहा जा रहा था कि बड़े भाई की भूमिका है या बड़ी शक्ति बीजेपी है, वो एक्सपोज हो जाने का खतरा है। और ये आपने ठीक कहा कि जो ये 3 स्टेट हैं, उसमें तीनों जगह मुकाबला फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव में इन्हीं तीनों स्टेट्स में बीजेपी हारी है। बिल्कुल। और अब बहुत अच्छा खराब परफॉर्मेंस रहा, 50-50 परफॉर्मेंस हो गया हरियाणा में, वहां तो 75-25 का परफॉर्मेंस हो गया, वहां तो 31 सीटें जीत गया इंडिया ब्लॉक महाराष्ट्र में, और 5 आदिवासी आरक्षित सीटें भी ये झारखंड में जीत गई। एक भी आदिवासी सीट नहीं जीते, एक भी आदिवासी सीट नहीं जीते। और उसका असर देखिए क्या हुआ, इमीडिएट इफेक्ट देखिए कि उड़ीसा में आदिवासी सीएम बनाया गया। बिल्कुल, दूसरा आदिवासी सीएम है। पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाया विष्णुदेव साय को, फिर उड़ीसा में दूसरा आदिवासी सीएम बनाया मोहन चरण मांझी को, और अभी आप शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा प्रभारी और सह प्रभारी बन के गए। चुनाव का बड़ा शटल और बहुत अच्छा मैसेज, एक बड़ा बारीक मैसेज बीजेपी ने दिया है कि ओबीसी चेहरा,
सबसे विनम्र मुख्यमंत्री, आरएसएस का व्यक्ति। अभी सब जगह खबर थी बिहार में भी आरएसएस साथ नहीं दे रहा है, तो आरएसएस के प्रमुख का बयान कितना आप सबने देखा ही। तो आरएसएस के सबसे क्लोज कौन नेता है, तो शिवराज सिंह चौहान है, ओबीसी है, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका भी कांग्रेस से नहीं हारने का इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। कांग्रेस उनको हराने में बड़ी दिक्कत होती है कांग्रेस को। एक ही बार हराया था, वो भी सिर्फ 5 सीटों का अंतर रहा था। तो उनको, और एक हिंदुत्व की हार्डकोर राजनीति करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा, जो घुसपैठियों को कैसे भगाएंगे, बांग्लादेशियों को कैसे निकालेंगे, मुसलमानों का बहुविवाह कैसे रोकेंगे, मदरसों पर ताला कैसे लगवाएंगे, इसके माहिर हैं, तो उनको भेजा है। खैर वो अपनी बिसात बीजेपी बिछा रही है चुनाव वगैरह। एक बात और भी नोटिस की गई ना, यदि आप हरियाणा देख लें, झारखंड देख लें, कि आप किसी दूसरी पार्टी के नेता को ले आएंगे और वो बीजेपी का सिंबल प्राप्त कर लेगा, चुनाव जीत जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चाहे सीता सोरेन हो, चाहे गीता कोरा हो, चाहे हरियाणा में और भी दूसरे नेता हो। हाँ, ये तो है, ये तो है। अब तो तभी इस बात पर आरएसएस ने, जो आरएसएस के पुराने लाइफ जीवन पर्यंत वाले प्रचारक हैं रतन सारदा, उन्होंने दो ऑर्गेनाइजर जो उसका मुखपत्र है उसमें लेख लिखा, उसमें एनसीपी अजीत पवार के साथ अलायंस को लेकर के और दूसरे जो बेहिसाब भर्तियां की गई उन सब पर सवाल उठाया है उन्होंने। तो आरएसएस भी सवाल उठा रहा है इस बात को लेकर के। तो वो सारी स्ट्रेटेजी बीजेपी की फंस गई है। और अगर उन 3 स्टेट में, आपने ठीक कहा कि जैसे उन तीनों स्टेट में अगर बीजेपी पिछड़ती है तो तब तलवारें निकल जाएंगी पार्टी के अंदर भी, सहयोगियों की भी और संघ की भी। फिर बड़ी मुश्किल होगी, पार्टी के इंटरनल बहुत शुरू हो जाएगी, जो अंतर विरोध है वो सामने आने लगे। उसमें बीजेपी नहीं फंसाना चाहती है, बिहार नहीं फंसाना चाहती है बीजेपी। लेकिन अगर ये संभावना है कि बिहार वो स्टेट हो सकता है, शाइनिंग स्टेट आपका हो सकता है, जहां नीतीश कुमार के साथ अलायंस में आप चुनाव में जाएं और उसका इंपैक्ट झारखंड में भी हो, तो आप बिहार झारखंड बचाने की कोशिश कर सकते हैं नीतीश कुमार के सहारे। इससे पहले कि नीतीश कुमार की तबीयत और डिटोरिएट हो या जनता में ये मैसेज जाए कि अब वो गवर्न करने में अक्षम हो रहे हैं। ये देखिए, गवर्नेंस सबसे बड़ी चीज है। नीतीश कुमार की ताकत क्या है? नीतीश कुमार की ताकत कोई जाति थोड़े है, कभी जाति उनकी ताकत नहीं है। न नीतीश कुमार की ताकत कोई उनका भड़काऊ भाषण है। नीतीश कुमार की ताकत गवर्नेंस है। अगर जनता के बीच में, बिहार के 13-14 करोड़ लोगों के बीच में ये मैसेज गया कि वो गवर्नेंस में अब अक्षम हो रहे हैं या गवर्नेंस में सक्षम नहीं है, जो प्रचार शुरू हो गया कि दूसरे लोग उनके बिहाफ में शासन कर रहे हैं, वो अब बहुत शिथिल हो गए हैं, अब बहुत एक्टिव नहीं है, तो ये मैसेज नुकसान कर देगा। तो ये मैसेज आज नरेंद्र मोदी थे, और नरेंद्र मोदी के सामने जब नीतीश कुमार भाषण कर रहे थे तो नीतीश कुमार मुस्लिमों की चर्चा करने से चुके नहीं कि राजगीर में मुस्लिमों को किस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या है वहां, क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी सामने थे तो नीतीश कुमार, अरे भाई इनके सामने मुस्लिमों की बात कैसे कर दी। तो वो अपना रवैया उस मामले में स्पष्ट रखते हैं। बिल्कुल, और अपना एजेंडा भी उनका स्पष्ट है। वो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी समय इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करनी पड़े। तो हमारा जो कोर वोट, एक हमने जो एक ताना बाना बनाया है, जो एक रेनबो कास्ट का रेनबो कोलिशन बनाया है, उनको बहुत पसंद है। अब पता नहीं निजी जीवन में उनको इंद्रधनुष पसंद है कि नहीं, लेकिन राजनीति में उन्होंने इंद्रधनुष बहुत बनाया हुआ है। जिसको उनके साथी थे, हम हमेशा जिक्र करते हैं सहपाल गुप्ता का, जो चले गए, वो कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम कहते थे कि कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम है। जो जिन जातियों पर शोषण के आरोप लगते हैं वो जातियां भी हैं, बड़ी जातियां, जो शोषित है वो भी है, तमाम जातियां हैं, जो मुसलमान हो, अत्यंत पिछड़ा हो, महादलित हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, सारी जातियां हैं। जो मझोली जातियां हैं, जो मजबूत मझोली जातियां हैं, उन सब का भी, एक यादव को छोड़ करके बाकी सबका उन्होंने कोलिशन बनाया था। तो बड़ा कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम था, एक अतिवादी गठबंधन था जिसमें दोनों छोर की जातियां थी। उसको छोड़ते नहीं है नीतीश कुमार को। और अब ये इस बात की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो कोलिशन, वो इंद्रधनुष बिखरा है, एक आध रंग इधर उधर हुए हैं, तो उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए ठीक कर रहे हैं कि जितनी जल्दी चुनाव हो जाए, उस चुनाव में वो अपना फायदा ले ले। वो आखिरी चुनाव होगा, सबको पता है कि लोकसभा का ये आखिरी चुनाव था उनकी सक्रिय राजनीति में, और अगला जब भी विधानसभा का चुनाव होगा वो सक्रिय राजनीति का उनका आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद वो रहेंगे, हो सकता है दर्शक की भूमिका में रहे, बहुत कम भूमिका में रहे, लेकिन वो आखिरी चुनाव होगा। और वो चुनाव वो जीत के साथ अपनी पारी समाप्त करना चाहते हैं कि जब वो बैट टांगे अपना, तो जो कहते थे सुनील गावस्कर की, जब आप रिटायरमेंट है तो लोग पूछे कि अभी क्यों, ये नहीं कहें कि अब तक क्यों नहीं लिया आपने, तो ये पूछे कि अभी क्यों ले रहे हैं, मतलब अपने पीक पर जाकर के अपना एक विनिंग, अपनी एक पारी खेल करके और तब रिटायर हो या तब अपना बल्ला टांगे हो। तो वो उनकी कोशिश ये है कि अभी चुनाव हो जाएगा तो अभी सबसे अच्छा अभी समय है उनके साथ। बीजेपी को, अब उनको इस बात की चिंता नहीं है कि सीटें कैसे बटेंगी, उनको जितना भी सीट मिलेगी उस सीट पर वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। बीजेपी को चिंता है
बीजेपी को पता है कि अगर कम सीटें लड़ेंगे तो 80 सीट या 75 सीट जो पिछली बार आ गई वो कैसे आएगी। तो नहीं, सीटें ये तो कम लड़नी होगी ना, सीटें तो कम लड़नी ही होगी। यदि आप अभी 2023 को देखें, चिराग पासवान साथ में नहीं थे। हाँ, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी साथ में थे। तो सीटों का बंटवारा कैसे हुआ था एनडीए में? 122 सीटें बीजेपी और बीजेपी की ओर गई थी और 121 सीटें नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के पास जिम्मा यह था कि जीतन राम मांझी का सामंजन वह अपनी सीटों में करेंगे और बीजेपी के पास जिम्मा यह था कि मुकेश सहनी का सामंजन वह अपनी सीटों में करेंगे। मुकेश सहनी तो इंडिया ब्लॉक की ओर चले गए। अब वे विधानसभा चुनाव के वक्त कहां रहेंगे यह चर्चा बाद में होगी। लेकिन अब तो चिराग पासवान आ गए हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीत ली हैं, 30 विधानसभा क्षेत्र हो गए। छठी सीट मिलती वे भी जीतते, 36 विधानसभा हो गया। और आपको याद होगा कि 2020 में भी चिराग पासवान क्यों बिक के थे कि वे 40 सीटें, 40 से 45 सीटें मांग रहे थे और बीजेपी उन्हें 24 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी, नीतीश कुमार भी सहमत नहीं थे। तो अब तो चिराग पासवान जो हार्ड बार्गेनर है, पशुपति पारस को कैसे निपटा दिया, जिनके साथ 5 सांसद थे, यह सभी ने देखा है। तो चिराग पासवान के लिए 30 से 35 सीटें निकालना, कम से कम 35 सीटें निकालना, फिर जीतन राम मांझी के लिए निकालना, जीतन राम मांझी के लिए को 7 सीटें दी गई थी, फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए निकालना। जिस तरीके से कुशवाहा राजनीति ने करवट ली है, आप उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में 122 121 का फार्मूला तो बनता ही नहीं बनता है। आप 90 सीटों पर ही शायद लड़ पाए, 100 से कम ही होगा। मतलब बीजेपी और जेडीयू को लड़ना होगा यदि यह गठबंधन बरकरार रखना है तो। और चिराग पासवान नहीं रहते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, यह तो 2020 में नीतीश कुमार ने भुगता ही है। अगर ज्ञानेश्वर जी लोकसभा चुनाव का जो फिगर बता रहे थे जिसमें 74 सीटों पर, 74 विधानसभा सीटों पर जेडीयू और 68 पर बीजेपी लीड की थी, उसके हिसाब से मतलब जीतन राम मांझी 1 लोकसभा सीट लड़े थे और सभी 6 सीटों पर लीड किया है उन्होंने। बिल्कुल, अभी 6 सीटों पर लीड किया है, तो 6 सीटों का क्लेम तो उनका ऐसे ही है जो 1 लोकसभा सीट है। लेकिन ये निश्चित रूप से जब वो एक लोकसभा सीट पर राजी हुए थे तो उन्होंने कुछ और बार्गेन विधानसभा चुनाव के लिए बचा करके रखा हुआ था। उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो जमुई लोकसभा क्षेत्र में भी है और जहानाबाद में भी है, औरंगाबाद में भी है। हाँ, बिल्कुल, औरंगाबाद में भी है, गया में भी है, जमुई में भी है। उनका फुटप्रिंट तो पूरे मगध में आप मान सकते हैं। और अब उनका जिस तरह से कद बढ़ाया गया, जिस तरह से वो केंद्रीय मंत्री हुए हैं और एक सम्मान उनको मिला है, तो अब उनकी जाति के भीतर भी आकांक्षाएं हैं और लोग उनके साथ जुड़ेंगे और उनको सीटें ज्यादा देनी होंगी। इसी तरह से 6 सीटों के या 5 सीटों के हिसाब से हम लोग 30 का हिसाब लगा ही सकते हैं कि 30, 28 या 29 सीट पर इनकी पार्टी लीड की थी चिराग पासवान की। तो वो उनको भी सीटें चाहिए होंगी 30-35 जितनी चाहे वो 35 लें। और उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर आपने बताया कि कुशवाहा वोट टूटा है और अभी सबसे ज्यादा बेचैनी उस वोट को लेकर के है जेडीयू और बीजेपी में, तो उनको भी सीटें देना है। ऐसे में एक फॉर्मूला 95-95 सीट का है। पहले एक बार ये फॉर्मूला जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे तो 100 सीट का एक फॉर्मूला बना था कि 100 सीट दोनों लड़ेंगे। और उस समय कांग्रेस पार्टी लड़ी थी जब पहली बार ये लोग आए थे 15 में, तो 43 सीटों पर जिसमें 27 सीटें थी। तो उस तरह का एक फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार 100 सीट पर पहले एक बार लड़ चुके हैं, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी भी 100 सीट पर लड़ चुकी है। तो बीजेपी के साथ भी 95 सीट का या 95 से 100 सीट का एक फॉर्मूला बनाना, उसमें फिर बीजेपी को दिक्कत लग रही है कि अगर स्ट्राइक रेट ठीक नहीं हुआ और सीटें कम आ गई, 60 के नीचे चले गए, एनडीए को तो बहुमत मिल गया लेकिन सीटें 60 के नीचे चली गई और नीतीश कुमार बड़ी पार्टी हो गए। नीतीश कुमार इस स्थिति में ज्ञानेश्वर जी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी भी हो सकते हैं, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, क्योंकि इस जब अलायंस साथ में लड़ता है तो 150 के करीब सीटों पर 150 या के सीटों पर कम से कम उतने पर तो बढ़त इन लोगों को रहती है। वो तो 158 सीट जीते थे शायद उस समय जब बीजेपी और ये लड़े थे लोग, 158 या 168 जब जेडीयू आरजेडी एक साथ लड़े थे तब। तो एक फॉर्मूला वो 170-75 सीट का बनता है कि एनडीए उतना जीत सकता है और आरजेडी का अलायंस 50-60 सीट पर रहेगा। उसमें सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है जेडीयू। बीजेपी को इस बात की भी चिंता है कि कम सीट लड़के अगर स्ट्राइक रेट बेटर हुआ और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो गई फिर क्या होगा। बिल्कुल, तो फॉर्मूला सीट का घटने से भी बीजेपी को चिंता है। तो बीजेपी अभी चाह रही है कि जो कास्ट की पॉलिटिक्स है वो स्टेबलाइज करे। अभी जो आपाधापी मची है, जो भागदौड़ मची है, वो भागदौड़ कम हो जाए। क्योंकि अभी तो सब लोग चार्ज है ना, सारे लोग जागृत है एकदम
कि कुशवाहा अपने लेवल पर जागृत है, उसको लग रहा है कि हम अब बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा लिए, हम ज्यादा सीट ले सकते हैं, भूमिहार अपने जागृत उसमें है। तो वो चीजें सेटल हो जाए, वो ठंडा वो बैठ जाए, वो जो गुबार है वो बैठ जाए, तब उसके बाद सीटों की जो है हम बातचीत करें, तो ताकि ज्यादा सीटें ले सके हम, या किसी तरह से कोई फॉर्मूला बने। वो होगा नहीं, हमको नहीं लगता है। दूसरा एक जो बीजेपी की जो चिंता है, वो एक चिंता ये है, दूसरी चिंता ये है जो जिस पर अभी आप और बेहतर बताएंगे, कि रोजगार का जो अभी भर्ती का जो एकदम से खोला है नीतीश कुमार ने, बिल्कुल जो बिल्कुल। खुला है, बीजेपी उससे भी चिंता में है कि पहले भर्ती हुई तो आरजेडी वाले उसका श्रेय लेने लगे, और भर्ती होती है तो सारा श्रेय नीतीश कुमार को चला जाएगा, फिर बीजेपी को क्या है, हाथ में क्या लगेगा। तो ये भी एक चिंता की बात है। और उस ऐसी स्थिति में चुनाव होगा। देखिए अभी जो बहाली निकली है, हम यहाँ देखे 1,99,000 बहाली का के पद की घोषणा करके, और कहा गया कि 3 महीने में भर देना। तो नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि एक टाइमलाइन पर काम कर रहे हैं, और वो टाइमलाइन ये है कि जुलाई अगस्त सितंबर में, इस 3 महीने में 1,99,000 भर्ती, सितंबर खत्म होते होते तक भर्ती कर दे 2 लाख, और सितंबर में आचार संहिता लगेगी अक्टूबर फर्स्ट वीक में झारखंड की, अक्टूबर एंड तक भी जा सकता है वो मामला, क्योंकि वो तीनों स्टेट ज्ञानेश्वर जी 3 अलग अलग समय में चुनाव होते हैं। अक्टूबर में महाराष्ट्र का होता है, नवंबर में हरियाणा का होता है, और दिसंबर में झारखंड का होता है। तो दिसंबर में चुनाव है झारखंड का, तो हो सकता है कि अक्टूबर एंड तक भी जाए आचार संहिता, या नवंबर में जाए। तो नीतीश कुमार उस टाइमलाइन पर काम कर रहे हैं कि सितंबर अंत तक अगर हम 2 लाख भर्ती कर देते हैं, और उसके बाद चुनाव में जाते हैं, तब तो फिर चारों तरफ जय जयकार है। फिर तो वो जो सामाजिक समीकरण अपना बना हुआ है, रोजगार का जो, अच्छा एक भी बहाली हो गई, अगर जो बहाली का पहला ट्रेंच है 2 लाख का, अगर बहाली हो गई तो अपने आप डायलूट हो गया ना आरजेडी का मैसेज, जनता में तो चला गया। तो नीतीश कुमार ही पहले भी दे रहे थे, अभी भी नीतीश कुमार ही नौकरी दे रहे हैं, तो वो आरजेडी का मैसेज डायलूट हो जाएगा, और सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार की पूरी पार्टी, उनके सारे नेता अभी इसको सबसे आदर्श समय मान रहे हैं। और अब देखिए, लेकिन उसमें बीजेपी डरी हुई है, और बीजेपी को डर है, बीजेपी को अभी बैकफुट पर है, क्योंकि ओवरऑल लोकसभा चुनाव का जो है वो एकदम बड़ा सेटबैक है। आज कितना भी ब्रेव फेस दिखाए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या बीजेपी का कोई भी नेता, वो तो सेटबैक है ना, आपको सेटबैक है। 240 सीट पर है, 1.5% वोट भी कम हुआ, 1% के करीब आपका वोट, ओवरऑल पॉपुलर वोट आपका 1% कम हुआ। कई सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार से कम वोट मिला है बीजेपी को। ये कितनी हैरानी की बात है ज्ञानेश्वर जी। पूर्वी चंपारण सीट पर भी पिछली बार 2019 में 2,77,000 वोट था, और 5,77,000 वोट था, और इस बार कोई 5,52,54 वोट है। तो पिछली बार से कम हो गया है वोट। तो बीजेपी को इस बात की चिंता है, जो आप कह रहे थे कि ज्यादा वोट से वो भी जेडीयू ने जीती है, तो बीजेपी को बिल्कुल। और डेंट हुआ है ना, दोनों पार्टियों का वोट बैंक डेंट हुआ। और अभी कई और चुनौतियां हैं कि राज्यसभा, देखिए विवेक ठाकुर और इधर से मीसा भारती, इन दोनों को इस्तीफा देना है। अब किन्हें भेजेंगे, लाइन बहुत लंबी है। शहनवाज हुसैन का भी नाम चल रहा है, इसके अलावा भी तमाम नेता जो हैं उनके नाम चल रहे हैं। भाई कुछ लोग कहते हैं सुशील मोदी के परिवार को भेजा जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है, तमाम ऐसे नेताओं की चर्चा हो रही है। फिर देखिए कल से ही दिल्ली में चर्चा है कि अश्विनी चौबे राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। यह चर्चा कल बहुत तेज हुई, क्योंकि आपको पता है कि बक्सर में क्या हुआ। बक्सर में ब्राह्मणों ने पूरा, ब्राह्मण भी बीजेपी से बिदक जाएंगे इस बात की कल्पना कहा। और यदि ब्राह्मण एकजुट होते तो वहां मिथिलेश तिवारी कैसे चुनाव हारते। तो बीजेपी अपने वोट बैंक में जब दरार देखती है तो रिपेयर करने का काम भी करती है। 2019 भी आपको याद होगा अजीत जी, जब एक स्पेशल हवाई जहाज उड़ा जिसमें सच्चिदानंद राय, सीपी ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे को तो पुरस्कार ही मिल गया, राज्यसभा भी पहुंच गए। अब देखिए आरके सिंह की भी एडजस्टमेंट की बात, तो जो वोट बैंक में दरार आया है, क्योंकि अब समर्पण कम दिखा इस बार एनडीए के वोट बैंक में, कि भाई वैशाली में मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार हो गए तो भूमियारों ने मत कर दिया। बिल्कुल गिरिराज सिंह कितने कम वोट से जीते हैं चुनाव, यह भी सोचने की बात है। कहां पिछले दफे 4 लाख वोट से चुनाव जीते थे। आप पटना साहिब भी देख लीजिए, 1,53,000 मतों से जीत हासिल हुई है। तो इसे भी तो रिपेयर करना होगा। और अभी हम देख रहे थे, जब हम जोड़ रहे थे, लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले भी सांसद जेडीयू के ही अधिक हैं। वही तो, बीजेपी को अपना वोट बैंक रिपेयर करने की चिंता है कि इसके लिए भी टाइम चाहिए उनको, कि टाइम हो और नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में कुछ नई स्कीम्स आए, नई योजनाएं आए, कुछ नए काम हो, जो राज्यसभा भेज करके या गवर्नर बना करके कुछ लोगों का एडजस्टमेंट हो, तो वो वोट बैंक में जो दरारें आई हैं, जो फटा है,
उसकी सिलाई हो सके, रफू कर सके उसको, वो सबसे पहली जरूरत है। और वो जरूरत अभी नीतीश कुमार को भी दिख रही है, क्योंकि लॉकूस का उनका समीकरण भी टूटा है। तो लॉकूस का समीकरण अभी, हालांकि हमने पहले भी एक दिन और कहा था कि विधानसभा चुनाव में नहीं टूटेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लॉकूस के लोगों को पता है कि उधर से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इधर का मुख्यमंत्री लॉकूस से ही होगा, चाहे नीतीश कुमार रहे, सम्राट चौधरी हो, ये लॉकूस का मुख्यमंत्री होगा। इधर सत्ता, जो एनडीए में सत्ता लॉकूस के हाथ में रहनी, उधर सत्ता यादव के हाथ में रहनी है, तेजस्वी यादव के हाथ में रहनी है। तो विधानसभा चुनाव में वो समीकरण तो कम टूटेगा, वो जो जितना वाइड ओपन हो गया था लोकसभा में उतना नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में वो फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन राज्यसभा की आपने जो बात कही, उसके साथ साथ एक चुनौती बाई इलेक्शंस की भी है। हाँ बिल्कुल है, होने हैं, जैसे अभी रुपौली की तो चुनाव होना ही है, रुपौली में तो चुनाव होना है। उसके अलावा भी कई एमपी जो विधायक लोग एमपी हुए हैं, जैसे बेलागंज है, तरारी है, तमाम विधानसभा क्षेत्र तो है ही ना चुनाव। ये इनका सुरेंद्र यादव का है और सुदामा प्रसाद का है, ये इन विधानसभा सीटों पर, बेलागंज में और तरारी में, इन सब पर विधानसभा का चुनाव होना है। तो अब ये बात नीतीश कुमार की तरफ से जो भी आदमी बीजेपी से कोऑर्डिनेट करेगा, ये लोग अपने ये रिक्ति की सूचना देंगे चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग तो बाई इलेक्शन अनाउंस कर देगा। बिल्कुल। और बाई इलेक्शन कितने हैं इसका अभी कोई गिनती नहीं है ज्ञानेश्वर जी। अभी तो हम एक दिन हिसाब लगा रहे थे तो पता चला कि ये कई स्टेट में तो मिनी असेंबली का इलेक्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, 10 विधानसभा सीटें खाली हो रही है, 8 या 9 तो एमपी जीत गए, एमएलए लोग एमपी जीत गए। फिर एक कानपुर में इरफान सोलंकी को सजा हुई है और 8 या 9 लोग एमएलए लोग एमपी हो गए, तो 10 सीटों पर है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर। हाँ, झारखंड में भी है। हाँ, झारखंड में तो खैर चुनाव है अब तो विधानसभा का, वहां शायद नहीं करें लोग, अब 6 महीने से कम बचा हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 6 सीटें हैं विधानसभा की, जो एमपी एमएलए लोग एमपी हो गए। तो ये कई स्टेट्स में है जहां एमएलए लोग एमपी हुए, और 40 के करीब सीटें होंगी, 35-40 सीटें देश भर में। तो चुनाव आयोग तो जैसे रिक्ति जाएगी उसको बाई इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। तो अगर नीतीश कुमार को और बीजेपी में सहमति बन जाती है कि समय से पहले बिहार में चुनाव कराना है विधानसभा का, तो इन रिक्तियों को रोकना होगा कि इनके लिए बाई इलेक्शन नहीं अनाउंस हो, जो अभी बिहार में सीटें खाली हो रही हैं, क्योंकि अब जब जल्दी चुनाव कराना होगा। अगर नहीं ऐसा होता है और चुनाव की टाइमलाइन आगे बढ़ती है, तब बाई इलेक्शन में भी परीक्षा हो जाएगी। और एक और जानकारी अजीत जी, आपने महीने भर पहले कहा था, लेकिन एक जानकारी अब और आगे बढ़ रही है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन धुआं उठा है कि आरसीपी सिंह से कोई संवाद स्थापित होना प्रारंभ हुआ है। यह बात कोई महीने भर पहले आप कह रहे थे। हाँ। लेकिन इस बात की खबर भनक पटना में पहुंचने लगी है। लेकिन इसके साथ यह भी कि यदि वे आए तो भूंजा पार्टी बगावत करने को भी तैयार है। देखिए, ये चीजें भी जो चरनी है जेडीयू की, उस समय हमको किसी ने कहा था कि किसी एक व्यक्ति ने फोन पर संपर्क कराया, बात कराई, और वो एक औपचारिकता और शिष्टाचार की जो बात होती है सो, लेकिन ऐसे ही चैनल ओपन होते हैं, इसी तरह से बातचीत शुरू होती है। भूंजा पार्टी के साथ क्या दिक्कत होगी, जो आजकल इर्द गिर्द साथ में सब लोगों को क्या दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वो उत्तराधिकारी होंगे, ये तय बात है। इस बार आएंगे तो वो उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े दिनों से उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा में भी देखा, उन्होंने प्रशांत किशोर में भी देखा, तो मनीष वर्मा के घर भी चले गए थे खाना खाने, लंच करने। मनीष वर्मा के भी घर गए थे, तो उनमें भी एक समय उत्तराधिकारी की बात हो रही थी। लेकिन आरसीपी इस उनका जो पैरामीटर है उसमें सबसे फिट बैठने वाले व्यक्ति हैं। तो और उनको गांव में लोग जानते हैं। ज्ञानेश्वर जी, हमको बड़ी हैरानी होती थी कि कोई रिटायर्ड आईएएस आदमी, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए, पार्टी के संगठन का जिस तरह से काम किया था, उसमें हर जगह लोग उनको जानते हैं। और उनको नीतीश कुमार के सक्सेसर के रूप में जो वोट बैंक है वो मान चुका था उनको, वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, जो वोट बैंक है वो मान चुका था। अगर उनकी प्रक्रिया शुरू हो रही है तो ये फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा बिहार के लिए और पॉलिटिक्स की। अगर शुरू होता है और जब भी फलीभूत होगा तो वो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा जेडीयू की पॉलिटिक्स के लिए भी और बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए, ओवरऑल अलायंस एनडीए की पॉलिटिक्स के लिए। तो अभी की स्थिति ये है ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी एक तो रोजगार देना चाहेंगे कि एक लॉट निकल जाए, कि 1,99,000 का जो 3 महीने में कहा है उतनी नौकरी दे दे, तो बाकी पीछे की सारी चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी, उस सब का क्रेडिट भी ऐड हो जाएगा नीतीश कुमार के खाते में। तो एक तो रोजगार दे दें, अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है वो जीत करके दिखाएं, राज्यसभा में के जरिए हम अपना जो वोट बैंक रप्चर हुआ है उसको कितना रफू कर पाते हैं, उसको कितना रिपेयर कर पाते हैं, वो करते हैं। ये 3 काम अभी हमको तत्काल दिख रहा है।
और इसी से इलेक्शन की टाइमलाइन का पता चलेगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। बाई इलेक्शन अनाउंस होता है, बाकी 3-4 सीटों पर रोजगार का क्या टाइमलाइन आता है सामने, और राज्यसभा में किसको भेजते हैं, फिर विधानसभा चुनाव कब होना है उसकी टाइमलाइन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को परहेज है, गुरेज है, क्योंकि पता है कि देखिए आज की तारीख में चुनाव हो तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार ही नंबर 1 हो जाए, जेडीयू ही नंबर 1 हो जाए। तो बिहार की हम चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।